ये तारीख है 1 जून 2024, जब 7वें फेज के चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले के सारे एग्जिट पोल आ गए हैं। और ये तमाम एग्जिट पोल को अगर एक लाइन में समेटना हो तो ये कहा जा सकता है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। आप तमाम एग्जिट पोल्स उठा करके देखिए, उनमें एनडीए को 350 से ऊपर का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। अब यह आंकड़ा 350 के पार क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट हासिल कर पाए हैं, ज्यादा सीटें उनको आती हुई दिख रही हैं? इन तमाम चीजों को अगर हम अपनी तरफ से समझने की कोशिश करें तो उन्हें समझा सकते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जो लंबे समय से ऐसे चुनावों को कवर करते रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप सिंह और विनोद अग्निहोत्री, जिनसे हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो क्यों आए हैं और इन्हें किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। तो प्रदीप सर, नमस्ते। नमस्कार। शुक्रिया वक्त देने के लिए। लगभग सर साफ हो गई है तस्वीर। जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगातार आंकड़े आ रहे हैं, लगातार आंकड़े अपडेट हो रहे हैं, लेकिन तमाम आंकड़े एक लाइन में एक ही बात कह रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। कैसे देख पा रहे हैं आप लोग, चूंकि आप लगातार लंबे समय से इस पूरे डिस्कशन में हैं, इस पूरे डिस्कोर्स को आप देख पा रहे हैं, क्या हुआ है इस बार? मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है नाखुनों से। जो लोग भी ये कहते थे कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं आ रही है या भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम होने जा रही हैं, मेरा एक सवाल सिर्फ होता था कि 2019 से 2024 के बीच में मोदी ने ऐसा क्या काम किया है कि जिन्होंने 2019 में वोट दिया था उन्हें, वो 24 में नहीं देंगे। 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने बीजेपी का जो कोर इश्यूज़ हैं उन पर कोई काम नहीं किया था, लेकिन 2019 से 2024 के बीच में, चाहे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बात हो, अयोध्या में राम मंदिर की बात हो, या ट्रिपल तलाक की बात हो, जो है चाहे सीएए की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है सरकार ने फैसला लिया और उसको लागू किया। तो 2019 से 2024 के बीच में एक यूसीसी को छोड़कर मोदी ने जो कोर इश्यूज है बीजेपी के, उन सबको जो है लागू कर दिया। और उसके अलावा मेरा मानना है कि विपक्ष कोई एक सेंट्रल थीम नहीं बना पाया चुनाव की, एक नैरेटिव नहीं बना पाया, एक कोई वैकल्पिक जो है विमर्श खड़ा नहीं कर पाया। तो इस चुनाव का मुख्य मुद्दा मोदी बन गए, मोदी की इमेज वर्सेस जो है अपोजिशन। अब दूसरी चीज़ जो बनी वो मोदी की, या मतलब दोनों पक्षों की ओर से कह लें कि विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता बनती कैसे? विश्वसनीयता बनती है, एक तो आपकी बात पर कितना विश्वास करते हैं लोग, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी डिलीवरी का सिस्टम कैसा है। किसी भी सरकार के लिए अगर वो लास्ट माइल डिलीवरी कर पाती है, ट्रांसपेरेंट तरीके से कर पाती है, तो उसकी विश्वसनीयता बनती है, जो मोदी ने पिछले 10 साल में करके दिखाया है। तो उनकी जो लाभार्थी का एक उन्होंने वर्ग खड़ा किया, वो उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है कि इन 3 चुनाव में सबसे ज़्यादा असर लाभार्थी का इस पर हुआ है। जो समाज का गरीब तबका है, खासतौर से दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा जो है, उसमें जो पैठ बीजेपी की 2014 में बनी, वो स्थायी हुई। इस लाभार्थी योजना का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। साउथ से नतीजे बड़े चौंकाने वाले दिख रहे हैं कि जैसे तमिलनाडु में जो कहा जाता था, या विपक्ष भी कहता था कि खाता ही नहीं खुलेगा, वहाँ तमिलनाडु में बीजेपी खाता खोलती हुई दिख रही है। कर्नाटक में कहा जाता था कि पिछली बार तो डीके शिव कुमार ने सरकार बनवा ली है, इस बार तो पूरा का पूरा पलट ही जाएगा, गेम पलट जाएगा। जो आंकड़े सामने दिख रहे हैं उसमें एनडीए को 23 से 25 सीटें दिख रही हैं। साउथ को लेकर के बीजेपी इतनी आशान्वित थी क्या? आप लोगों को लगता था ये बात? नहीं, साउथ को लेकर बीजेपी ने पिछले 5 सालों में बहुत मेहनत की, बहुत काम किए, खासतौर से प्रधानमंत्री ने। जिस तरह से उनके तमिलनाडु में और केरल में दौरे हुए हैं, जिस तरह से काशी तमिल संगमम के जरिए उन्होंने काशी और तमिलनाडु को जोड़ने की कोशिश की है, दोनों संस्कृतियों को, जिस तरह से नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना हुई है, ये सब काम करके वो ज़मीन तैयार कर रहे थे दक्षिण में। ये जो हमेशा बीजेपी पर एक आरोप लगता था कि ये उत्तर भारत, पश्चिम भारत और अब बाद में जो है
पूर्वोत्तर भारत की पार्टी है, दक्षिण भारत में इसका कोई असर नहीं है, कर्नाटक के एक राज्य को छोड़कर। उस धारणा को बदलने की कोशिश इस चुनाव में हुई है और एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं उससे लग रहा है कि इसमें बदलाव आ रहा है। बीजेपी का चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, खाता खुल रहा है, वोट शेयर बढ़ रहा है। अब वो कितना बढ़ेगा, कितनी सीटें आएंगी, वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन शुरुआत हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश चूंकि एक क्रुशियल इशू था, आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन एंड टाइम पर जाकर के हुआ, और अब ये दिख रहा है कि एनडीए तो वहाँ पे क्लीन स्वीप करने जैसी स्थिति में आ गई है। बिल्कुल कांग्रेस और जो दूसरी जो पार्टियां हैं वहाँ पे कुछ है ही नहीं। चंद्रबाबू नायडू के साथ आने के बाद बीजेपी इतनी मजबूत हुई है जितनी कभी वहाँ नहीं हुई थी, और यही चंद्रबाबू नायडू है जो 2019 में इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। देखिए, चंद्रबाबू नायडू के साथ एक बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। जब उन्होंने बगावत की थी अपने ससुर एनटी रामाराव से और उसके बाद पार्टी तोड़कर मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 2 बार और मुख्यमंत्री बने, और वो दोनों बार जब चुनकर आए मुख्यमंत्री बने तो उनका बीजेपी के साथ अलायंस था, गठबंधन था। 2014 में जब गैर भाजपा दल सबको लग रहा था कि चंद्रबाबू नायडू उनके साथ होंगे, तब चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। बड़ी आलोचना हुई उनकी, बड़ी निंदा हुई, उनके खिलाफ बड़े बयान दिए गए गैर भाजपा दलों की ओर से, लेकिन वो उससे डिगे नहीं, और लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई मोदी का और भाजपा का आंध्र प्रदेश में क्या है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को कुछ दिखाई दे रहा था, उनको लग रहा था मोदी की एक ओवरऑल अपील है, भले ही भाजपा का वहाँ संगठन बहुत मजबूत ना हो, उसका जनाधार ना हो, लेकिन उनको फ़ायदा मिलेगा। बीजेपी को कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को मिलेगा। 2018 में वो जो है आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस के नाम पर कंपटीशन में आ गए जगनमोहन रेड्डी से। उस चक्कर में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया और नतीजा ये हुआ कि सत्ता से बाहर हो गए। तो इसलिए जो है इस बार जो है वो पिछले 1.5 साल से लगे हुए थे कि एनडीए से फिर से उनका रिश्ता जुड़ जाए, और वो आखिर में बीजेपी के सामने भी जो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई थी। जगन भी तैयार थे अलायंस करने के लिए, चंद्रबाबू नायडू तो तैयार ही थे, लेकिन जगनमोहन रेड्डी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा थी कि बीजेपी को लगा कि चंद्रबाबू नायडू का चांस है इस बार, उनके साथ जाने से ज़्यादा फायदा है। इस पूरे एग्जिट पोल को अगर एक लाइन में समेटना, चूंकि अलग अलग हम राज्यों की बात करेंगे तो लगातार बातें होती रह जाएंगी, 30 राज्य हैं, अलग अलग वहाँ पे नतीजे आ रहे हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, कोई एक्स फैक्टर दिख रहा है क्या आपको, एक अलग सा चौंकाने वाला जो जिसकी उम्मीद आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी? जैसे तमिलनाडु की बात हम कर रहे हैं, या वेस्ट बंगाल आपको चौंका रहा है कि वहाँ पे सीटें बढ़ती हुई दिख रही हैं, या बिहार जहाँ पे लग रहा था कि नहीं 12-15 सीटों का तो कम से कम नुकसान हो ही रहा है, वहाँ पे सी वोटर कह रहा है कि नहीं 38 सीटें मैक्सिमम दे रहा है। नहीं, मुझे जो है कोई ऐसा राज्य नहीं लग रहा है जहां चौंकाने वाली बात लग रही है। दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में लग रहा था कि शायद बीजेपी का खाता खुल जाएगा। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि खाता खुल रहा है। वहाँ दोनों राज्यों में बीजेपी कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर देगी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, तो बढ़ने की गुंजाइश नहीं है तो उसका निष्कर्ष ये निकाला कि यहाँ कम ही होगी। बढ़ने की गुंजाइश नहीं है एक बात है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि घटेगी। घट सकती है, कोई भी पार्टी घट सकती है, लेकिन जो जिस तरह की का संगठन है बीजेपी का और प्रधानमंत्री की इमेज, ये मैं मानता हूं कि इस चुनाव का सेंट्रल थीम या अगर आप कहें केंद्र बिंदु कोई था तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज। इसी साउथ के नतीजों को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखें, राहुल गांधी ने अपनी पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी साउथ से ही, साउथ से नॉर्थ गए, फिर वो ईस्ट से वेस्ट गए। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता, कर्नाटक तक में नहीं दिख रहा है। कर्नाटक में तो बल्कि बहुत बुरी तरीके से हारते हुए दिख रहे हैं ये लोग। नहीं, देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 2 यात्राएं हुई, उसका फर्क पड़ा राहुल गांधी की इमेज पर। इमेज बिल्डिंग में उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। संगठन जब तक आप नहीं बनाएंगे तो केवल अपनी इमेज आपकी अच्छी हो गई इसलिए आपको वोट नहीं मिलने वाला है। वोट निकालने वाला चाहिए। सबसे बड़ी बात चुनाव में होती है, मान लीजिए हम आपको वोट देना भी चाहते हैं, लेकिन आप वोट देने के लिए हमारे पास आए ना, हमें अप्रोच ना करें, हमें जो है कहें ना कि पोलिंग बूथ पर जाइए, तो उसका भी बड़ा असर पड़ता है। यहीं पर काम आता है संगठन। जब संगठन होता है, बीजेपी ने जो एक नया
प्रयोग किया 2014 से, वो पन्ना प्रमुख का, उसका वो बड़ा प्रभाव पड़ता है कि एक आदमी के जिम्मे सिर्फ 25-30 लोग होते हैं जिनको मोटिवेट करना होता है उसको, तो उसका आधा या 40% भी कर ले तो पार्टी का काम चल जाता है। इस तरह संगठन का विस्तार करने की कोई कोशिश पिछले 10 साल में कांग्रेस की ओर से नहीं होती हुई दिखी है। तो हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं। चलिए जरा उनसे भी जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं, भले ही ये आखिरी नतीजे नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटी 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बता रहे हैं। सर, कैसे देख पा रहे हैं आप इस एग्जिट पोल को? कुछ उम्मीद से हटके आया है आपके लिए, क्योंकि सब 350 पार कह रहे हैं? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल जब एक ही दिशा दिखा रहे हैं तो एक ट्रेंड तो वो दिखाते हैं एग्जिट पोल, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अब उनमें संख्या आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आज के इस समय बात कर रहे हैं उस हिसाब से अगर देखें तो चूंकि सारे एग्जिट पोल लगभग 350 प्लस में एनडीए को दिखा रहे हैं, बीजेपी प्लस को, तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से तो आप क्या पूछना चाहते हैं, तो जो सामने आ रहा है उस पर मतलब सवाल आपका क्या है, वो तो आ ही रहा है सामने। हाँ, वो तो सामने तो आ ही रहा है। हाँ। 350 कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से। हाँ, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ अभी भी, जब तक अंतिम नतीजे नहीं आ जाते हैं, कि कांटे का मुकाबला है एनडीए और इंडिया के बीच पे। और एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो एक तरफा दिखा रहे हैं। मैंने अपने सारे जितने शोज हुए आप ही के यहाँ, मैंने हमेशा कहा कि एक तरफा चुनाव नहीं है, क्योंकि मेरा अपना जो मेरी समझ थी या है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक तरफ एनडीए के साथ या बीजेपी के साथ मोदी जी की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, उनका करिश्मा, उनकी विश्वसनीयता वो थी मुकाबले में। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन ने मुद्दे उठाए, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, संविधान, वो थे। तो मोदी और मुद्दे की लड़ाई इस चुनाव में हुई है। एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ मुद्दे। तो इसलिए मुझे लगता था, या अभी भी लग रहा है कि जब नतीजे आएंगे तो उस पर फाइनल विचार किया जाएगा कि कांटे की लड़ाई होनी चाहिए। जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश से आ रही थी, जिस तरह से खबरें बिहार से आ रही हैं, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, तो कई जगह बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ना चाहिए था, लेकिन एग्जिट पोल में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन बढ़ा हुआ दिख रहा है। हाँ, पिछली बार के मुकाबले थोड़ा जैसे बंगाल बढ़ा हुआ दिख रहा है। बंगाल बढ़ा हुआ दिख रहा है, राजस्थान में कुछ कम दिखा रहे हैं, कुछ सीटें कम दिखा रहे हैं, तो उस तरह से मिला जुला है। तो इसलिए जो है, मुझे लगता है कि अगर नतीजे ऐसे ही आते हैं तो मुझे अपने विश्लेषण पर कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर नतीजे वैसे आते हैं जैसे मैं सोच रहा हूँ, तो फिर एग्जिट पोल वालों को कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। भारतीय लोकतंत्र में इसको लड़ाई नहीं कहते हैं। अब जैसे हम और प्रदीप जी हैं, हाँ। हम लोग रोज एक साथ बैठते हैं, रोज बातें करते हैं, तमाम जगह हमारी सहमतियां भी होती हैं और कई की सहमति भी होती है। मेरा अपना विश्लेषण है, अपनी समझ, अपना सोच है। हो सकता है वो सही हो सकता है मैं सही हूँ। तो ये तो अंतिम नतीजे जब आएंगे तब हम बैठ के सर्च विश्लेषण फिर आपके चैनल पर करेंगे, आपके साथ करेंगे। और दक्षिण भारत को लेकर क्या है सर? चूंकि एग्जिट पोल में दक्षिण भारत में खाता खुलता हुआ दिख रहा है, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। चूंकि पिछली बार सरकार बन गई है कांग्रेस की, तो ये लग रहा था कि नहीं, कर्नाटक में सरकार बनाई है कांग्रेस ने, तो कम से कम लोकसभा में उतनी तो सीटें मिलेंगी जितनी पिछली बार थी। लेकिन यहाँ भी बहुत नुकसान होता हुआ। देखिए, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में मैं बाद में आऊँगा, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत मेहनत की। पिछले लगभग 2 साल से उन्होंने दक्षिण भारत को ही फोकस में रखा। आप चाहे वो काशी तमिल संगम हो, चाहे वो जो है पार्लियामेंट के उद्घाटन में सेंगोल की स्थापना हो, चाहे वो राज्यसभा में नॉमिनेशन का मामला हो तो दक्षिण के लोगों को देना, चाहे वो पद्म पुरस्कारों का मसला हो, तो दक्षिण पर उनका बहुत फोकस रहा। और लगातार उन्होंने जितनी यात्राएं की, दक्षिण के मंदिरों की यात्राएं, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तो उसके पहले वो दक्षिण भारत गए और सारे स्थानों पर गए जहाँ जहाँ भगवान श्री राम और गए थे, और किष्किंधा वगैरह सारा उन्होंने सारे मंदिरों का दौरा किया। तो दक्षिण उनके फोकस में लगातार रहा। और चूंकि उनको लग रहा था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो नीश एरिया है, जहाँ उसको ग्रोथ होनी है, वो दक्षिण भारत है, वो केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना में तो भाजपा ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में भी उसने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन अलग बात है सरकार कांग्रेस की बनी। लेकिन जो विपक्ष का स्पेस था वो कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर लेने की पूरी कोशिश की। कर्नाटक में भाजपा पहले से है, कर्नाटक में उसकी सरकार रही है, और अभी जब चुनाव हुए तो बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की आई। लेकिन कर्नाटक का एक ट्रेंड रहा है हमेशा, कर्नाटक में जब भी विधानसभा चुनाव हुए तो नतीजे कुछ भी हों उसके,
वो कभी कांग्रेस के पक्ष में जाए, कभी बीजेपी के पक्ष में जाए, लेकिन लंबे समय से, कम अटल जी के ज़माने से मैं भी देख रहा हूँ कर्नाटक का चुनाव, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो कर्नाटक की जनता की प्राथमिकता जो है बीजेपी रही है। ये कर्नाटक का एक ट्रेंड है। और पिछली बार 2019 में भी जब कर्नाटक में सरकार थी कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की, तब भी उनको 26 सीटें मिली थी। इस बार अब एग्जिट पोल क्या दे रहे हैं अभी मुझे ज़्यादा नंबर नहीं पता है, लेकिन कम से कम 20 के ऊपर ही सीटें दिखा रहे हैं शायद। कर्नाटक में 23 से 25 है सी वोटर का। हाँ, सी वोटर का 23 से 25 दिखा रहे हैं, तो करीब वही नंबर है के आसपास है जो पिछली उसमें था। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है शायद कर्नाटक की जनता, अगर यही नतीजे आते हैं, वैसे कांग्रेस को कर्नाटक से बहुत उम्मीद है। कांग्रेस के लोगों का मानना था या वहाँ के लोगों का मानना था कि इस बार कांग्रेस कम से कम 10 से 12 सीटें वहाँ जीतेगी लोकसभा में। लेकिन अगर ये नतीजे आते हैं तो इससे एक बात तो साबित होगी कि भाई कर्नाटक के लोगों की राष्ट्रीय प्राथमिकता दूसरी है, और 6 जब प्रांतीय इलेक्शन होते हैं तो उनकी प्राथमिकता दूसरी हो जाती है, बदल जाती है। और नॉर्थ ईस्ट में सर, चूंकि मणिपुर का इतना बड़ा इशू था, हमने सब देखा, सारी चीज़ें देखी, सारा विवाद अब भी चल रहा है, वहाँ पे शांति नहीं हुई है। अगर अलग अलग अधिकारियों से भी बात करते हैं हम लोग, तो फिर भी वहाँ पे नुकसान है कांग्रेस को। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति ये है कि मणिपुर का एक मुद्दा है। अब मणिपुर में 2 सीटें हैं, अब उन 2 सीटों में कितनी बीजेपी एक जीतेगी, एक से 2 कर देंगे। बाकी मणिपुर के घटनाओं का असर जो है वो थोड़ा बहुत मिजोरम में पड़ सकता है, उसका कोई आसाम में असर नहीं पड़ सकता, उसका अरुणाचल में असर नहीं पड़ सकता, उसका नागालैंड में असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है। वहाँ जिस तरह के ट्राइब्स हैं, जिस तरह की जनजातियाँ हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, उनके अपने जो है अलग अलग वोटिंग के तरीके हैं। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट में, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट का एक बात समझ लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर आप देखिए जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है, नॉर्थ ईस्ट में उसको बढ़त होती है हमेशा, ये इतिहास रहा है। और जब से बीजेपी आई है केंद्र में तो बीजेपी को फायदा मिला। मुझे तो वो भी याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो अरुणाचल में गेगांग अपांग की पूरी सरकार बीजेपी में शामिल हो गई थी, और जब वो सरकार गई तो वापस अपांग साहब फिर कांग्रेस में आ गए। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, चूंकि संवेदनशील राज्य हैं, छोटे राज्य हैं, उनको केंद्र की सहायता की बहुत ज़रूरत होती है। केंद्र की सहायता और केंद्र के संरक्षण दोनों की ज़रूरत होती है। इसलिए जब भी चुनाव होते हैं लोकसभा के तो वहाँ जो केंद्र में पार्टी शासन कर रही होती है वो उनकी प्राथमिकता में पहले होती है। आसाम थोड़ा इससे भिन्न है, अलग बात। लेकिन एक बात जरूर है कि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, और खासकर आसाम में हेमंत विश्व शर्मा को जिस तरह से प्रिंस प्रसाद लेकर के उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, और वो एक बड़े अच्छे संगठन करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एसेट साबित हो रहे हैं वहाँ पर। और कांग्रेस का नुकसान हुआ उनके जाने से, और कांग्रेस उसके बाद वहाँ अपना न संगठन तैयार कर पाई और न हेमंत विश्व शर्मा के मुकाबले आसाम में कोई नेता दे पाई। वो गौरव गोगोई हैं जरूर, लेकिन वो दिल्ली के नेता हैं, वो आसाम के नेता नहीं बन पाए। तो ये दिक्कतें हैं। इसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में मतलब मुझे लगता है कि वहाँ 2 फैक्टर महत्वपूर्ण है। पहली बात बीजेपी का अपना संगठन, दूसरा नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान बहुत दिया है। जब से उनकी सरकार बनी है, पूर्वोत्तर के जितने दौरे शायद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए होंगे जितने मोदी, मीडिया में चर्चा होने लगी कि पूर्वोत्तर जितने मोदी जी ने किए हैं दौरे। और तमाम सारी जो अधूरी योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, उनको पूरा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हुआ है, हवाई अड्डे बहुत बने हैं, सड़कें, पुल, ये सब भी काम हुआ है। इसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। राहुल गांधी ने कोशिश बहुत की, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लगातार वो लगे रहे, उन पे तमाम आरोप लगते रहे, इटली चले जाते हैं, विदेश दौरे छोड़ देते हैं बीच में, लेकिन वो कंटिन्यूटी में लगे रहे। इसके बावजूद उनके जो नंबर है 120-122 इंडिया गठबंधन के दिख रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं राहुल गांधी की परफॉर्मेंस? मैं देखिए, फिर मैं इस नंबर पर नहीं जाऊंगा, मैं वो सब बात करूंगा 4 जून को। ये एक काल्पनिक नंबर है, ये एक अनुमान के नंबर है, ठीक है। तो और कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें एक एग्जिट पोल को छोड़ के सबने मध्य प्रदेश में जिताया था कांग्रेस को, लेकिन या छत्तीसगढ़ में तो सभी ने जिताया था। अरे 2004 तो उस नहीं, मैं तो ताज़ी बात कर रहा हूँ। तो वो जो है, लेकिन इससे इतर अगर देखें, चुनाव जिस तरह हुआ है और चुनाव में जिस तरह मुकाबला किया इंडिया गठबंधन ने एनडीए का, एक तरह से आप ये मान के चलिए बिल्कुल अनइवन चुनाव था। अनइवन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, देश के सर्वाधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा संगठन, भाजपा का संगठन, फिर तंत्र यंत्र से मेरा मतलब
कोई उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ मशीनों की, ईवीएम की बात है, पैसा है, सारी चीजें मतलब हैं। तकनीक है, सारी चीजें जो एक सत्ता दल का होता है, और नरेंद्र मोदी जैसा एक लोकप्रिय नेता। दूसरा, विपक्ष बहुत देर से उसका गठबंधन बना, कोई नेता नहीं उस तरह स्वीकृत, अलग अलग आपस में तमाम तरह की खींचतान सारी चीज़ें रही हैं भी। उसके बावजूद उस चुनाव को एक तरह से मुकाबले का चुनाव बना देना और अपना नैरेटिव इस हद तक प्रभावशाली कर देना कि प्रधानमंत्री जी को खुद उस पर जवाब देना पड़े। पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी जी विपक्ष के ही नैरेटिव का जवाब देते रहे, जब वो बार बार कहते थे कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम अम्बेडकर भी आए तो संविधान नहीं बदला जाएगा, और हम पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को नहीं जाने देंगे, सारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। तो कुल मिलाकर के ये अगर यहाँ तक विपक्ष ले गया है तो उसका अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को दिया जाएगा तो राहुल गांधी को दिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी छवि सुधारी अपनी यात्राओं के जरिए, और उसके बाद उन्होंने जिस तरह उन मुद्दों को लगातार निरंतरता के साथ उठाए रखा, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, कांग्रेस के घोषणा पत्र के 5 न्याय हो, उनको उन्होंने किसी भी भाषण में कभी भी अलग नहीं हुए उससे, हर जगह। तो वो एक निरंतरता जो बनी, और बाद में उन्हीं मुद्दों को पूरे विपक्ष ने उठाया। अखिलेश यादव के भाषणों में भी वही मुद्दे, तेजस्वी यादव के भाषणों में भी वही मुद्दे, अरविंद केजरीवाल के भाषणों में भी वही मुद्दे, उद्धव ठाकरे के भाषणों में वही मुद्दे। तो कुल मिला के विपक्ष के सारे नेताओं ने एक तरह से उस राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दों को एक विपक्ष का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना दिया। अब वो मुद्दे कितना असर किए हैं, क्या नतीजे आएंगे, ये 4 जून को स्पष्ट होगा हम लोगों के सामने। लेकिन चुनाव को मुकाबले का बनाने में राहुल गांधी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप भी लगातार टीवी पर या यूट्यूब पर लगातार इन आंकड़ों को देख रहे होंगे, एग्जिट पोल के आंकड़ों को देख रहे होंगे। कुछ लोग आप लोगों में से सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत भी होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है। अंतिम नतीजे आएंगे 4 जून को। तो 4 जून को जो अंतिम नतीजे आएंगे, उसके बाद हम फिर राजनीतिक विश्लेषकों के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनावी नतीजे किस कदर आपको प्रभावित करेंगे, हमको प्रभावित करेंगे, देश को और दुनिया को प्रभावित करेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।